नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो टाटा पावर से देखिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। टाटा पावर ने जो स्कीम रखी थी अपनी सब्सिडरी के मर्ज होने की, या सीजीपीएल की बात हो रही है, तो उसको देखिए एनसीएलटी से फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे आज की खबर है 1 अप्रैल की, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सीजीपीएल क्या थी, कोस्टल गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे जो इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी थी, अब इसको जो इनका स्कीम था, इसके पास देख सकते हैं 4000 मेगावाट का प्लांट था। कहाँ पे? मुंद्रा गुजरात में। तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा, ये मर्जर जो होगा सीजीपीएल और टाटा पावर का, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कंपनियों के, वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। पहले जो अलग अलग थे, स्कैटर्ड थे इधर उधर, वो अब एक लाइन में होकर एक बढ़िया एफिशिएंट मैनेजमेंट बन सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो सीजीपीएल के हैं वो अब टाटा पावर के अंडर में आ जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब मोर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, तो अब कैपिटल का भी इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि पहले दो, अगर आप बात कर ले, दो एंटिटी के होने से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन अब एक एंटिटी है तो इसमें इफिशिएंटली पैसा जो है मैनेज किया जा सकता है। फर्दर बेनिफिट्स इंक्लूड अवेलिंग ईजियर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो वही चीज़ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी अब आराम से मिल सकता है। तो बहुत सारे इसमें बेनिफिट दिखा रहे हैं। और सीजीपीएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडियाज़ एफिशिएंट थर्मल प्लांट्स बनाने यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए, और इनका जो प्लांट कैपेसिटी है वो 4000 मेगावाट का है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे टाटा पावर के लिए बन रही है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे एशियन पेंट्स से आ रही है। एशियन पेंट्स देखिए अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसका एक और एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है। तो बेसिकली जो बाकी, अगर आप पेंट सेक्टर देखेंगे तो बर्जर पेंट्स हो गई, नेरोलैक हो गया, और एक एक्जो नोबल यानी ड्यूलक्स हो गया। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये बिल्कुल डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रही हैं। अगर आप बात करें एशियन पेंट जो कि लीडर है, ये लीडर होने के बावजूद जो है दूसरे सेगमेंट्स में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा जेएसडब्ल्यू जो है, जेएसडब्ल्यू पेंट्स इसमें एंटर कर चुका है। तो बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इस पेंट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स को भी मालूम है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ज़रूर लीडर तो हम ही रहेंगे, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कम होगा ही। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और कंपटीशन जो है पेंट सेक्टर का लगातार बढ़ने वाला है। तो एशियन पेंट्स ये इमेजिन कर रहा है, पता नहीं बर्जर पेंट्स और नेरोलैक पेंट्स ये सब सिचुएशन क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आने वाले समय की। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो एशियन पेंट्स कंपनी है ये छोटे मोटे एक्विजिशन कर रही है, वो भी सिर्फ पेंट सेक्टर में नहीं, दूसरे जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी। आप देख सकते हैं इनमें वाइट टीक नाम की कंपनी है, और इसमें 180 करोड़ का इनमें कंसिडरेशन लिया है कि 49% स्टेक हम एक्वायर करेंगे। तो वाइट, और 51% जो है इसे भी कंपनी एक्वायर कर सकती है अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। तो टोटल जो है का यहाँ पे कॉस्ट दे सकते हैं 360 करोड़ के आसपास ये एक्विजिशन हो सकता है। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो अगर आप देखें इसका, तो ये रहा वेबसाइट इनका, और आप वेबसाइट पे खुद देख सकते हैं कि क्या क्या कंपनी करती है। वाइट टिक कंपनीज यहाँ पे पेंडेंट्स बनाती, वॉल लाइट्स, टेबल लैम्प्स, तो देख सकते हैं आप ये सब जो है बिल्कुल प्रीमियम लुक देते हैं, यानी आपके घर को, आपके रूम को एक प्रीमियम लुक देते हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनके, और ऐसा नहीं कि ये सभी लोग के लिए अफोर्डेबल है, बिल्कुल कुछ सेगमेंट ही ऐसा है, पॉपुलेशन ऐसा है जो इसे अफोर्डेबल कर सकता है। जैसे आउटडोर लाइट्स ऐसे घर में लगे, सीलिंग लाइट्स इस तरीके से, सीलिंग फैंस जो कि डिज़ाइनर मॉड्यूलर इस तरह के, और यहाँ पे ट्यूबलाइट्स। तो इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं, और ये बिल्कुल एक नया सेगमेंट है एशियन पेंट्स के लिए। आप एशियन पेंट समझते होंगे सिर्फ पेंट सेगमेंट में लीडर है, लेकिन देख सकते हैं उसका अप्रोच क्या है। इससे हमें भी सीख मिलती है कि जो लीडर है उसको कभी भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हम लीडर अपने सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर हैं तो हमारा क्या ही कुछ हो जाएगा। तो लेकिन ये इतना इन्वेस्टमेंट करने की इधर क्या ज़रूरत है इस तरह की कंपनियों में। तो ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन का भी हमें रूल सिखाता है कि हमें भी डाइवर्सिफाई करके ही चलना चाहिए, किसी एक कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हमें अच्छी अच्छी रखनी चाहिए। तो एशियन पेंट्स भी यही दिखा रहा है कि एक बिजनेस में हमें नहीं टिकना चाहिए। एक बिजनेस में आप सेटल हो गए तो आपको दूसरे बिजनेस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो एशियन पेंट्स की तरफ से ये स्टेप जो है काफ़ी पॉजिटिव है, और ये सब इस तरह के देखिए जो सेगमेंट्स हैं कहीं ना कहीं इनका भी मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड है वो कहीं ना कहीं जो हायर इनकम ग्रुप है उसके बीच में ये चीज़ बढ़ना ही चाहिए। तो एशियन पेंट्स के लिए ये खबर है। अगली जो न्यूज़ है वो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए आपका क्वार्टर 4 जो है, क्वार्टर 4 ख़त्म हो चुका है, आप 31 मार्च देख सकते हैं। तो क्वार्टर 4 में अब कुछ डेटा भी आने शुरू हो गए कि किस प्रकार से क्रेडिट ग्रोथ रहा है। तो बैंकिंग में देख सकते हैं क्वार्टर 3 का जो क्रेडिट ग्रोथ रहा है वो अराउंड
8.1% रहा है दिसंबर में। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिगर है मेरे ख्याल से। पिछले साल यही फिगर था 5.4%। तो लगातार ये तीसरा क्वार्टर है जब यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ में अपटिक देखने को मिल रहा है। तो सारी बैंकिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव होने वाला है। और बैंकिंग में किस तरह की बैंकिंग कंपनियों के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, कह सकते हैं कि इनका जो 43% टोटल इंक्रीमेंटल लोन्स, तो इनमें 43% रहा है। इनमें जो टोटल लोन्स में बढ़ोतरी हुई है उनमें 43% रहा है प्राइवेट बैंकों का। और क्रेडिट एक्सपेंशन कितना रहा है इनका, 13.4। तो आप खुद देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक हर जगह बाजी मार रहे हैं। पीएसयू बैंक तो देखिए दूर दूर तक कोई फ्रेम में दिखते नहीं है। और जो ये मार्केट शेयर है 43% का, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं 50 को अप्रोच करेगा, फिर 60। तो यही होने वाला है। आप देख सकते हैं पीएसयू बैंकिंग को बिल्कुल ईट कर जाएगा प्राइवेट बैंकिंग। तो पीएसयू बैंकिंग के साथ बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ हर महीने के डेटा, हर क्वार्टर के डेटा में आपको ये चीज़ क्लियर कट अंदाज़ा मिल रहा है। फिर भी बहुत लोग जो हैं पीएसयू बैंक के लिए ही खरीदना चाहते हैं पीएसयू बैंक, लेकिन वो मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक देखिए पीएसयू बैंक के ऊपर काफ़ी अच्छा ग्रोथ बनाए हुए हैं। और पीएसयू बैंक कहीं ना कहीं लैगार्ड्स हैं, और यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है। तो जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है आप उनके साथ जाना चाहेंगे, या फिर जो मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं बैंक उनके साथ जाना चाहेंगे? तो गेन करने वाले बैंक कौन से हैं? देखिए एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये 4 फेवरेट बैंक हैं। ये 4 बहुत बड़े बैंक हैं। इनमें देखिए कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो ये 4 नाम ही आएंगे। मिड कैप में जिसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना है वो देखिए फिर वो सोच सकता है आईडीएफसी फर्स्ट जैसे बैंक के बारे में। लेकिन ये 4 तो देखिए डेफिनेटली, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का और प्राइवेट बैंकिंग में, तो ये चारों का ही आपके साथ ऑप्शन होना चाहिए। तो ये न्यूज़ आ रही थी आपकी क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड, जिसमें एक बार फिर से प्राइवेट बैंकिंग ने बाजी मारी है पीएसयूज़ के मुकाबले। देखिए अगली खबर जो है वो आ रही है टाटा मोटर्स और महिंद्रा से, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो आपको ये दोनों दो की इंडियन कंपनीज हैं, लेकिन एक ही मार्केट में compete करते हुए नज़र आती होंगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स। मतलब इनके मॉडल्स जो आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में, और साथ में इनके जो है, तो इनमें जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं है। लेकिन अब एक बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मूव होने वाली है जब ये दोनों कंपनियां कंबाइन हो रही हैं। जी हाँ, ईवी पे फोकस करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करने के लिए, और जो बाहर की कंपनियों से चैलेंज मिलने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियां जो हैं एक साथ आने वाली हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा है प्रोजेक्ट रिवो। तो प्रोजेक्ट रिवो में क्या होगा, यहाँ पे दोनों कंपनियां फोकस करेंगी कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज व्हीकल। मतलब आप कॉम्पैक्ट एसयूवी जानते ही हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन हो गई, एक्सयूवी 700 हो गई। तो इस तरह की जो व्हीकल्स हैं खासतौर पे ईवी में, तो इस पे फोकस रहने वाला है इन दोनों ही कंपनियों का। और ये प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट रिवो। तो बहुत ही कम देखिए ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पे दो बड़ी कंपनियां जो इंडियन मार्केट्स की और इंडियन ब्रांड्स साथ में आए हैं एक बहुत बड़े मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और महिंद्रा इज़ रूमर टू, तो महिंद्रा जो है ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है दोनों कंपनियों के लिए। अगर ये सब कुछ प्लान के हिसाब से जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि इस तरह का देखिए मार्केट जो है, इसमें आने वाले समय में ईवी मार्केट जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, और उसमें जो वही लीड कर पाएगा जो शुरुआत से इसकी प्लानिंग कर रहा है। तो टाटा नेक्सॉन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उनके जो देखिए सेल्स फिगर लगातार बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और इस तरह के देखिए कोई भी सेल्स फिगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। आप चाहे मारुति उठा लीजिए, हुंडई उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो टाटा नेक्सॉन के पास थोड़ा सा एडवांटेज पहले से है, और उसको देखिए महिंद्रा के साथ मिलने के साथ एक और भी बड़े एडवांटेज में बदल सकती है, क्योंकि ये मार्केट जो है आईसी इंजन से अगर ईवी में पूरी तरीके से बदलता है आने वाले 10 सालों में, तो इसमें सीधे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा मोटर्स प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखने वाले हैं। तो अगली खबर देखिए यहाँ पे एसजीएस इंटरप्राइजेस से आ रही है। तो आईपीओ देखिए बहुत ठंडा रिस्पांस मिला था, उसके बाद बहुत नीचे भी आ चुका था, लेकिन अब 2-3 दिन में अच्छी खासी इसमें रिकवरी आ चुकी है। इससे रिलेटेड चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं इसके फंडामेंटल से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग की न्यूज़ आ रही है इन्वेस्टर्स मीटिंग की, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप कह सकते हैं हाउसेज हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कौन कौन सी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड माफ कीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एबेकस एसेट मैनेजर। मतलब ये जो नई कंपनी बनी है $1 बिलियन की अंडर सुनील सिंघानिया, तो ये भी इंटरेस्ट ले रही है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड, तो बड़े बड़े हाउसेज यहाँ पे इन्होंने मीटिंग अटेंड की है। अब देखने वाली बात होगी क्या इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं या नहीं, लेकिन आप इसके फंडामेंटल से रिलेटेड आप वीडियो चैनल पे पढ़िए, आप इसको जरूर देखें तो आपको अंदाजा मिल जाएगा।
तो अगला अपडेट देख सकते हैं SSWL से, यानी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड से है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसमें देखिए माइंड ब्लोइंग फिगर्स आ रहे हैं। आप पूरा फिगर देखिए, नेट टर्नओवर कितना रहा है, 366 करोड़ का रहा है मार्च 2020 में। तो बहुत बड़ा फिगर है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले साल की, तो ये 253 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेसिव जो है 44% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें टोटल टर्नओवर में देखने को मिल रहा है। और माफ़ कीजिएगा, ये मंथली है सिर्फ। अगर आप देखें, ये पूरा सेगमेंट जो है मंथली है, ऐसा नहीं क्वार्टरली है। तो अगर आने वाले समय तक ऐसे 2-3 महीनों तक ये फिगर रहता है, तो आप देखिए स्टॉक बहुत तेज़ी से री रेट होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। एक मतलब री रेटिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर मार्केट देखता है कोई कंपनी अच्छा लगातार परफॉर्म कर रही है, खासतौर पे मार्जिन के साथ अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, तो उसमें री रेटिंग आता ही है। और री रेटिंग का मतलब है जो इसका पी रेशियो जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो अब स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड में SSWL में देखिए, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, बिल्कुल इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अगर इसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक करें तो देख सकते हैं अलॉय व्हील्स का सेगमेंट 78% के हिसाब से ग्रो किया है, ट्रक का सेगमेंट 69, पैसेंजर कार 26, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल जो निकाला जा रहा है 44%, जो ट्रैक्टर सेगमेंट में यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो SSWL पे नज़र रखिएगा, क्योंकि इस तरह के देखिए नंबर्स प्रेजेंट करना इतनी छोटी कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है। अगर ये 1-2 महीने तक, और खासतौर पे Q4 के रिजल्ट काफ़ी शानदार आते हैं, तो आपको री रेटिंग स्टॉक में ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो यही सारी स्टॉक्स थे जिसमें न्यूज़ आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।